हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया के बुक का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में। फिरोज शाह मेहता की अगर बात करते हैं तो इनसे 2 चीज़ें और याद रखिएगा। पहला तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और दूसरा याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा का एक अखबार था बॉम्बे क्रॉनिकल, उनके संस्थापक जो थे वो फिरोज शाह मेहता ही थे। आगे है कि मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, डेथ वैली है कहाँ? डेथ वैली है पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, और ये अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, यह आपसे पूछ रहा है। जलोढ़ मृदा जो है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पहला और तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जो होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जो है वो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। याद रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या को ही होता है। यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है। तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो यूरेनियम के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो यूरेनियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, बिल्कुल सुमेलित है। डोवर जल डमरू, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, बिल्कुल सही है। डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है, क्योंकि डेविस जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है वह प्रचलित है। भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरकनिका। नेक्स्ट है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन जो है वो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है वो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो एजी टांसले के द्वारा यूज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो महासागर होता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन हैं। नर्मदा, हाँ बिल्कुल पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ताप्ती भी होती है, माही भी होती है, महानदी नहीं होती है। महानदी की अगर बात कीजिएगा ना तो इसका प्रवाह जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है।
तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है? तो अच्छा, ऑक्सीकरण नहीं है, दहन तो है, भोजन का पचना भी है, अवक्षेपण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण। निम्न में से कौन सा अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, हाँ बिल्कुल ग्रेफाइट है, जो कि पेंसिल किन्नी जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है उसे वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, और वो जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। रबर जो है वो निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस में बनेगा? समतल में भी बनेगा और उत्तल में भी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल एवं उत्तल में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है वो नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहा। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मिश्रण का पृथक्करण मतलब अलग अलग करने की विधि है। कोई भी मिक्सचर को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं? रवाकरण, हाँ है, निस्यंदन भी है, आसावन भी है, और उधर पातन भी है, मतलब सब्लिमेशन, तो ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन, हाँ होता है, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हार्मोन हैं वो मनुष्य में मादा जनन अंग से स्रावित होता है। आगे कह रहा है सुमेलित करना है। एक साइड विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड इसके प्रभाव दिए गए हैं। कह रहा है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल विटामिन ई का केमिकल नेम है। तो इससे क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है। क्लियर है? तो ये 3 के साथ मैच करेगा। नेप्थोक्यूबोनेन, जिसकी अगर बात करते हैं तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव से के साथ मैच करेगा। थाइमीन यानी कि विटामिन B1, इसके कमी से क्या होता है? बेरी होता है। साइनोकोबालामीन यानी कि विटामिन B12, और इससे तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। तो इस तरह से मैच करने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन जो है वो ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा देखिए, एक्चुअली किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 नहीं, भाग 9 में पंचायतें की बात कही गई है। भाग 10 नहीं, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात कही गई है। भाग 9 के क नहीं, इसमें नगरपालिका की बात कही गई है। भाग 9 के ख में ही सहकारी समितियों का उपबंध की बात कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 का ख। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, यही गलत है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सही है, यह आपसे पूछ रहा है। सरदार सोन सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। सरदार सोन सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्टार्टिंग में जोड़ा गया था 10 और फिर बाद में एक जोड़ा गया, वो हो गया टोटल 11। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया, ये ही गलत है, ये 11 होना चाहिए था। क्लियर है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह आपसे पूछ रहा है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही है।
प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यह तीनों जो है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी जो है वो सही है। साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1919 से याद रखिएगा, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया और भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है डॉक्टर जॉन मथाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई। आर के सेठी की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा ये इनके पास वित्त मंत्रालय था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो इनके पास गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, यह पूछ रहा है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, अनुच्छेद 43 पढ़े होंगे आप लोग, ये है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत नहीं है। फिर है राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी है अनुच्छेद 47 के तहत। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, भाग 4 में दिया गया है, और यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत सिद्धांत के कारण यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सतारा, हाँ बिल्कुल है, बघाट भी है, झांसी भी है, अवध नहीं है, क्योंकि अवध ऐसे आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो शारदा अधिनियम जो है वो 1930 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो एन जी रंगा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन जी रंगा के द्वारा। आगे है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था 1909 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था, तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो कोलकाता में मनाया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है, यह पूछ रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, यह बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यह भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, यह गलत है, क्योंकि देखिए सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो 1917 में चंपारण में किया गया था, आप लोगों को याद होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो चांदी जो है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल। हड़प्पा सभ्यता काल की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व जो है वो मानी गई है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा धारण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष के द्वारा। एक चीज़ भी याद रखिएगा, जो एक चीनी यात्री था हेनसोंग, जिसको कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वो भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो यह माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, चैतन्य महाप्रभु को।
प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। याद रखिएगा, सोमपुर महाविहार का भी निर्माण जो है वो धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ही जो है वो सबसे पहले शामिल हुआ था। फिर कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जो था जीवक उसको भेजा था? तो यह भेजा था बिंबिसार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था और इसने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करता है और उसका नाम जो है वो दौलताबाद रखता है। इसने एक अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की भी स्थापना करता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसका खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा है? देखिए, लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करते हैं तो ये कब से कब तक? ये 1844 से लेकर 48 तक, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो ये 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड इरविन की अगर बात करते हैं तो 1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड लिंथिंगो की अगर बात करते हैं तो 1936 से लेकर 43 तक। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? यही हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एंटोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एंटोनॉमी में जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का। आगे है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति इसको भी शामिल किया जाता है, बाह्य अनुदान को भी शामिल किया जाता है, विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और 2022 में भारत की रैंकिंग जो है वो इसमें 135 है और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आइसलैंड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है वो 1982 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1982। फिर है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, IMF। IMF का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब आगे कुछ जो स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। कह रहा है कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से भी जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन के द्वारा किया गया था और उदाइन ही जो था वो पाटलिग्राम की यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था।
कालाशोक जो है वो अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जो था वो प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। फिर है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य फिर घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताया, या तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।